Good morning, student. Today I am going to explain the Science Class 10th Set A paper, question papers that is solved question paper 2019. 2019 में ये पुराना पेपर है बेटा, जो सेट ए में आपका साइंस का आया था, उसका फिजिक्स का पार्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। आपको मैंने बताया था, ये चैप्टर हमने जब किया था, कि जितने भी टाइप के कलर होते हैं मेनली, चाहे स्काई का हो चाहे नीला पानी है समुद्र का, वो क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो लाइट का स्कैटरिंग हो जाती है। क्यों? जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं हवा के, डस्ट के, वे जो सूर्य की रोशनी आती है ना, उसको बिखेर देते हैं, और जौन सी लाइट हमारी आंखों में आएगी वो कलर हमें दिखाई देता है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए वो आसानी से हमारी आंखों तक वो आसानी से स्कैटर हो जाती है। छोटे छोटे पार्टिकल भी होंगे ना हवा में, अगर छोटे छोटे पार्टिकल भी होंगे वो भी ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं। इसीलिए जब साफ़ मौसम होता है, बिल्कुल साफ़ मौसम में हमेशा स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकेंड है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास मैंने आपको बताया था ये चैप्टर भी करते टाइम, कि जो पहले कभी जीवित जानवर हो, जीवित प्लांट हो, उनका हिस्सा रहा हो और उससे वो एनर्जी बनी हो। जैसे वुड, लकड़ी प्लांट से मिलती है, गोबर गैस गाय भैंसों से मिलता है, तो ये जीवित चीज़ों के हिस्से है ना। न्यूक्लियर एनर्जी इसका आंसर है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी कोई जीवित चीज़ों का हिस्सा नहीं है जिससे वो एनर्जी बनी हो। कोयला भी तुम्हें पता है पहले कभी पेड़ पौधे जब दब जाते हैं उनसे बनता है। थर्ड है व्हाट टाइप और नेचर ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस एट रेटिना। रेटिना पर कैसी इमेज बनती है? तुम्हें पता है हमेशा इमेज रेटिना पे बनती है, और जो आँख है उसका जो लेंस है उसमें वो होता है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी इमेज बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद कर लो, आईज में कन्वेक्स लेंस होने के कारण कैसा इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ है ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन, लेसन नंबर 12 है ना, उसमें से एक क्वेश्चन है, किस किस फैक्टर पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? पहले आर इजिकल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला आपको पता है। क्या फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का? आर इजिकल टू रो एल बाई ए। तो इसमें एल क्या है? लेंथ। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितनी उसकी मोटाई है कंडक्टर की, कितनी लंबाई है। टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तापमान कितना है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये रजिस्टिविटी है ना, ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के लिए होती है, कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। वो कंडक्टर लोहे का है, तांबे का है, किस मेटल का बना हुआ है। इन सभी फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। फॉसिल फ्यूल तुम्हें पता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से बनते हैं, उनको जलाने का क्या क्या बैड इफेक्ट है? पहले तो फॉसिल फ्यूल क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिन्हें एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा प्राप्त ना किया जा सके, क्योंकि इसे मिलियन ईयर लगते हैं बनने में। ये नॉन रिन्यूएबल एक बार समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे। सेकंड है द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। तुम्हें पता है जब ये जलते हैं तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर निकलते हैं, और ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जब ये पानी के साथ मिल जाते हैं तो एसिड रेन बनाते हैं, जिससे हमारा वाटर और सोयल पोल्यूट हो जाता है। ये चैप्टर भी हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही किया था। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तुम्हें पता है हमेशा कोई भी फ्यूल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर निकलती है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है कि जो टेम्परेचर है ना अर्थ का लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका कारण आपने पता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगी तो वो हीट को ट्रैप करेगी, छोड़ेगी नहीं, और हीट ट्रैप करेगी तो टेम्परेचर लगातार एटमॉस्फेयर का बढ़ता रहेगा। फोर्थ है फ्लाई एश एंड स्मोक। तुम्हें पता है उससे धुआं भी निकलता है, राख भी बनती है, और जब ये हवा में घूमता है तो क्या होगा? एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा विजन हमें कम दिखाई देगा। सिक्स्थ है हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। देखो तुम्हें टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये 2 ओम से तो ज़्यादा है ना, तो 2 ओम को तो हम सीरीज में जोड़ लेंगे। सीरीज मीन्स श्रेणी में,
और 3 ओम और 6 ओम को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, ताकि जो चीज़ पैरेलल में जुड़ी होती है वो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे ये जोड़ा हुआ है ना, इस तरह से 3 ओम और 6 ओम हम जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपका ऐड कैसे करोगे, 1/3 प्लस 1/6, कितना एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 3 2 जा 6, 2 प्लस 6 1 जा 6 1, कितना आ गया 3/6, काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और रेजिस्टेंस उसका उल्टा हो जाता है, ये 1/R आया तो R कितना हो जाएगा 2 ओम। अब देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 1/6 लिखा हुआ है, खुद जोड़ के देखना क्या आएगा 3/6, कितना आएगा 1/2, और यहाँ ठीक लिखा हुआ, आगे करके इसने ठीक कर दिया 2 ओम, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती है, 3/6 आएगा, 3/6 काटोगे तो क्या आएगा 1/2, और 1/2 को उल्टा करोगे RP मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2 ओम, और जब उसको सीरीज में जोड़ा हुआ है 2 ओम आपने सीरीज में भी जोड़ा हुआ है तो RP + 2 कितना हो जाएगा 2 + 2, क्योंकि सीरीज में ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट, 2 + 2 4 ओम। 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोर इन द ग्राउंड। अभी हमने ये चैप्टर नहीं किया, चैप्टर 16 हमने नहीं किया, तो ये मैं बाद में आपको समझाऊंगी, ये आपने नहीं करना अभी, ये अभी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है ये, 10 से। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रही है, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपको इसको फार्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रखा है NG 1.50 मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा NG = C/V, C है आपका 3 × 10⁸, V आपको निकालना है, और 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो ये 1.50 कहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये V तो इधर चला जाएगा और 1.50 नीचे आ जाएगा, 1.50 मीन्स 1.5 दूनी 3, पता है ना, या डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, ऊपर डेसिमल हटाने से 100 चला जाएगा, इस तरह से कर लो, या 1.5 की टेबल पढ़ लो, 1 पॉइंट जैसे 2 2 जा 4 होता है, ऐसे 1.5 2 जा 3 होता है, एक 1.50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो सीधा 2 आ जाएगा आंसर, 2 × 10⁸। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, आपको सेकंड क्वेश्चन है कि आपको एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट ए पोजिशन इन बिटवीन द मेन फोकस F एंड 2F ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा कन्वेक्स लेंस होता है, उसके F और 2F के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हो, ये सारी की सारी इमेज मैंने एक लेंस की और मिरर की आपको बनवाई थी, तो कोई भी एक इमेज आ सकती है पेपर में, लेंस आ जाए चाहे मिरर आ जाए, तो कन्वेक्स आ जाए, कनकेव आ जाए, मिरर आ जाए, लेंस आ जाए, वे सारी आपको बना के ट्राई करनी है, कोई भी आ सकती है, सारी इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा एग्जाम में आती रहती हैं। तो इसमें वस्तु को कहाँ रखा है, F और 2F के बीच में, एक तो इसका सेंटर का ध्यान रखना और इक्वल डिस्टेंस देना है, F और 2F, F1 2F1 इधर, F2 2F2 बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस देना है यहाँ से, ये मैंने आपको करके अच्छी तरह समझा रखा है। F और 2F के बीच में आप वस्तु रखोगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2F से परे, पहले यहाँ तक आएगी, यहाँ पर आप डॉट डॉट लगाओगे, यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होके F2 में से चली जाएगी, और जो इसके सेंटर में से जाती है वो बिना रिफ्रैक्शन के जाती है, कहाँ इमेज बनेगी 2F2 से परे, 2F2 से परे, और वस्तु से बड़ी बनी, देखो वस्तु से बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है ना, इमेज कितनी बड़ी है वस्तु से, आपको इसके बारे में भी लिखना होता है, इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड, बड़ी, रियल एंड इन्वर्टेड, इसकी नेचर कैसी है, उल्टी है ये, और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल का कॉम्बिनेशन होता है इन्वर्टेड के साथ। नेक्स्ट आपका ये जनरेटर दिखा रखा है, ये आपने करना नहीं, इलेक्ट्रिक जनरेटर कट चुका है आपके सिलेबस में से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक्सप्लेन, एंड इसके साथ साथ और करके रखा है, ये 6 मार्क्स का है ना, इसमें बी पार्ट भी है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द कंट्रोल। तो इसमें फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इफ़ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर इन दिस वे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम अपनी 4 फिंगर को, मिडल फिंगर को और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर ले एक दूसरे के, तो जो हमारी 4 फिंगर है शो द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट,
देन आवर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। इसे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर कह सकते हो या फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर कह सकते हो। और ये इलेक्ट्रिक मोटर में ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करते हैं। अगर हमें कंडक्टर किस साइड मूव होगा ये देखना है तो हमारा थंब उसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, तीनों को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करने के बाद। ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द आर्मेचर। जो कोयल है करंट को, उसमें करंट किस दिशा में इंड्यूस हो रहा है ये जानने के लिए बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड लिखा है। आप यहाँ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकते हो। द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द आर्मेचर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कोयल। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड ऐसे याद ना हो तो आपकी बुक में बहुत आसान उसके दे रखे हैं। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कोयल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लास्ट की लाइन इसे छोड़ सकते हो। डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे पता कर सकते हैं? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड का रूल लगा के। इतनी ही बहुत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द आर्मेचर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कोयल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि एक आर्मेचर, एक कोयल में हम करंट इंड्यूस कर रहे हैं उसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके। जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि बार मैग्नेट को हम कोयल के पास लेके जाएं या उससे दूर लेके जाए तो उसमें करंट पैदा होने लग जाता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका लास्ट क्वेश्चन है, आज हम केवल फिजिक्स का पार्ट ही कर रहे हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड से उल्टा है। इफ़ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ अवर राइट हैंड लिखना है एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इफ़ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम है जैसे उसमें भी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही थी, इसमें भी। इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड देन अवर थंब, इसमें पहले हम थंब की बात करते हैं। थंब शो द मोशन ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर किधर मूव करेगा। देन अवर मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इसमें करंट बाद में पैदा होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि मिडल फिंगर के बारे में बाद में लिखें। मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके स्टूडेंट, आज ये मैंने फिजिक्स का पार्ट को आपको समझाया है, इसे आप लर्न कर लेना।